Presented by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। शनिवार और रविवार की छुट्टी क्या पड़ी, पंजाब में कांग्रेस ने जैसे सारे पेंडिंग काम निपटा लिए। कैप्टन अमरिंदर को लेकर असहजता का किस्सा आखिर उनके इस्तीफे के साथ खत्म हो ही गया, लेकिन इससे पहले कैप्टन की रवानगी को शुद्ध रूप से सिद्धू की जीत बता दिया जाता, ये साफ होने लगा कि पूरी तो सिद्धू की भी नहीं चलने वाली है। और जो हुआ उसने क्या गजब का कंफ्यूजन पैदा किया। जो टिप्पणीकार भाजपा के कांग्रेसकरण की शिकायत करते हैं उन्हें भी कहना पड़ा कि इस बार तो कांग्रेस ने भाजपा की तरह काम कर दिया। क्या टिप्पणीकार, क्या पत्रकार और क्या अंदरूनी सूत्र, किसी को कानो कान खबर नहीं लगी कि सीएम कौन बनेगा। लोग अपनी सुविधा के अनुसार नाम सुझाते रहे और कुर्सी चली गई चरणजीत सिंह चन्नी को। सिद्धू और कैप्टन के झगड़े के वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि कांग्रेस इस तरह का आश्चर्य रच सकती है। 19 सितंबर तक भले किसी ने उनका नाम नहीं सुना हो, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी के नाम और पहचान में अब पंजाब की दलित राजनीति और उसमें कांग्रेस की जगह पर बात हो रही है। तो बड़ी खबर में हम इसी की बात करेंगे कि क्या चन्नी के नाम पर वाकई कांग्रेस पंजाब की दलित राजनीति में अपने लिए जगह मजबूत कर सकती है, और इसकी भी कि क्या सिद्धू की महत्वाकांक्षाओं के रहते ये सब संभव भी होगा। लेकिन पहले देखिए ये वीडियो रिपोर्ट। हम लोग ग्राम पंचायत मिढ़ाकुर में है, विकास खंड बिचपुरी, जनपद आगरा है। यूपी का हालचाल लेने के लिए निकले हैं और उस क्रम में यहाँ पहुँचे हैं। तो हमने जब ये देखा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन क्लस्टर मिढ़ाकुर, तो हमें थोड़ा अचरज हुआ। हमें लगा ये टाइपो हो गया है क्या, जरी जी दिखाएंगे ये रूरबन। तो फिर यहाँ पे प्रधानपति बैठे हुए थे जी। प्रधानपति आपको मिलते हैं फील्ड में जब सीट महिला हो जाए और प्रभावशाली लोग अपनी पत्नियों को चुनाव लड़वाएं, तो ज़्यादातर काम उनके पति करते हैं और प्रधानपति या प्रधानपुत्र ये शब्द चलता है। तो रूरबन मतलब वो रूरल इलाके जो मेन रोड पे हैं और जहाँ पे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह डेवलपमेंट हो, तो उसको रूरबन कहा जाता है, ऐसा बताया गया। और ये आपको कोलाहल दिख रहा है। अभी कैमरा ऑन होने से पहले सब लोग इधर लाइन में खड़े थे, अब डांट दिया गया एकदम से। ग्राम सचिव आ गए मीडिया का कैमरा देख के, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई लाइन में खड़े हो, लाइन में होगा। और एकदम से अब तितर बितर करके लाइनें बनने लगी हैं। टीका लगवा लिया आपने? हाँ, पहले लग चुका है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, पहले वैक्सीन लग चुका है। हमारे यहाँ ठोरी ये है कि वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा भेजी जाए। अभी पब्लिक आप 50% नहीं हुई है। नहीं हुई है? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृपाल सिंह है। ये आपकी जेब में क्या है कृपाल जी? जो डायरी है। डायरी है? हाँ जी। हाँ? नहीं, अरे कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मैंने डायरी है। इसमें क्या ऑर्डर लिखते हैं? नहीं, ऑर्डर नहीं लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं? फोन नंबर लिख लेते हैं आप फोन लोगों नंबर के। लिख लेते हैं। अच्छा जी। तो क्या बता रहे हैं, वैक्सीन में क्या दिक्कत है? वैक्सीन ये है कि जैसी है वैक्सीन तो बढ़िया चल रही है इस समय पे, पर यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा भेजी जाए और रोजाना हमारे यहाँ कैंप लगाए और जो वैक्सीन से जल्दी कितने दिन से चल रहा है कैंप? अभी ये बीच में हटका दो चार दिन छोड़ देते हैं। अभी 2-4 दिन बंद रहता है? हाँ, एक हफ्ते से वैक्सीन पे जोरदार आ रही है। अब लग गया अम्मा? लग गया। बढ़िया। पहली लगी कि दूसरी? पहली लगी है भैया, खूब बढ़िया लग गई है। बढ़िया लग गई। चलो ध्यान रखना अब अपना। मास्क लगा लो। हाँ बढ़िया लगी है। हाँ, बताइए क्या कह रहे थे आप? हाँ चाचा, क्या नाम है? अरे सुनो तो, नाम क्या है? अरे हमने तो पूछा ही नहीं अभी कि काम क्या हो रहा है। हाँ, प्रधान जी ने भेजा है क्या बताने के लिए? अगर इस रिपोर्ट को आप पूरा देखना चाहते हैं तो आपको जाना होगा हमारे नए YouTube चैनल ललन टॉप यूपी पर। वहां आपको सौरभ द्विवेदी पूछते मिलेंगे क्या हाल है यूपी। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हमारी पूरी कवरेज को आप देख सकेंगे इस चैनल पर, और मिलेंगे आपको मजेदार व्लॉग्स बोनस में। अगर आप हमारी कवरेज से जुड़ना भी चाहते हैं तो हमें मेल कीजिए lt.chunav@gmail.com पर। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी आज आई सुप्रीम कोर्ट से। अदालत में विकलांगजन, गर्भवती और बच्चों को दूध पिला रही माताओं के लिए घर घर जाकर यानी डोर टू डोर टीकाकरण को लेकर याचिका लगी थी। इस मामले में आज सुनवाई करते हुए जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस BV नागरत्ना की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। याचिकाकर्ताओं की चिंताओं के निवारण के लिए अदालत ने सॉलिसिटर जनरल से अदालत की मदद करने को भी कहा है। इस मामले में एक से ज्यादा याचिकाएं लगी हैं जिनकी सुनवाई साथ साथ अदालत कर रही है। अदालत में इवारा फाउंडेशन की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने घर घर जाकर टीकाकरण करने की वकालत की थी और कुछ राज्य ये काम कर भी रहे हैं।
इस मामले में फिलहाल राज्यों को नोटिस जारी नहीं किया गया है। दर्शक जानते हैं कि भारत में गर्भवती और बच्चों को दूध पिला रही माताओं के लिए टीकाकरण के लिए गाइडलाइंस पहले से हैं, लेकिन याचिकाकर्ताओं की चिंता है कि ये गाइडलाइंस सभी तरह की चिंताओं का निराकरण नहीं करती हैं, इसलिए वो और क्लैरिटी चाहती हैं। इसी बाबत केंद्र को नोटिस इशू करवाना चाहते थे, जो आज हो गया है। टीकाकरण के मोर्चे पर अब जाकर स्थिति संतोषजनक होती नजर आ रही है। 60 करोड़ 80 लाख से कुछ ऊपर लोगों को पहली डोज लग गई है और इनमें से 20 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें दूसरी खुराक भी मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि अक्टूबर से भारत टीकों का निर्यात फिर से शुरू कर देगा, लेकिन विदेश में अब भी इन आंकड़ों ने वैसा भरोसा नहीं पैदा किया है जिसकी उम्मीद थी। मिसाल के लिए ब्रिटेन में नियम है कि भारत से आए लोगों को बिना टीके के ही माना जाएगा अनवैक्सीनेटेड और 10 दिन क्वारंटीन में बिताने पड़ेंगे। ब्रिटेन ने इस मामले में भारत को अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका समेत दूसरे अविकसित या विकासशील इलाकों के बराबर ही माना है। इसे लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर और पूर्व मंत्री जयराम रमेश ने ब्रिटेन की आलोचना की है और इसे नस्ल भेदी कदम बता दिया है। दूसरी सुर्खी आज रूस से है। यहाँ के पर्म में आज पर्म स्टेट यूनिवर्सिटी कैंपस में एक बंदूकधारी ने कम से कम 8 लोगों की हत्या कर दी। हमले के दौरान छात्र और अध्यापक जान बचाने के लिए इमारतों की छतों से कूदते नजर आए, खिड़कियों से कूद रहे थे। कुछ वीडियोस में यह भी दिखा। एजेंसियों की कार्रवाई में इस हमलावर को मार दिया गया है और शुरुआती खबरों के मुताबिक हमलावर विश्वविद्यालय का ही एक छात्र है। इस छात्र ने कुछ वक्त पहले राइफल, हेलमेट और गोलियों के साथ एक सोशल मीडिया पोस्ट भी डाली थी। बंदूकों के मामले में रूस की हालत भारत और यूएस के बीच की है। यहाँ आप अमेरिका की तरह खुलेआम हथियार नहीं खरीद सकते, लेकिन भारत जितने सख्त प्रतिबंध नहीं है। तीसरी सुर्खी एक बड़े क्यूट बयान से बनी है। आसनसोल से भाजपा सांसद लेकिन अब तृणमूल नेता बाबुल सुप्रियो ने बयान दिया है कि 2024 में ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लगे हाथ उन्होंने ममता को फ्रंट रनर भी बता दिया है। राजनीति है, किसी से कुछ भी बुलवा सकती है। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। पंजाब वाला झगड़ा 4 साल से कांग्रेस के लिए आफत बना हुआ था। जुलाई में नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष यानी प्रधान बनाकर कांग्रेस इस झगड़े को खत्म मानना चाहती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब लगता है कि नए मुख्यमंत्री के नाम से कांग्रेस नेताओं के चेहरे पर परेशानी की जगह मुस्कान लौट आई है, या ऐसा दावा वो कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता प्रवक्ता ये जता भी रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार दिया और इस फैसले से कांग्रेस ने न सिर्फ अपना झगड़ा सुलझा लिया, विपक्षियों के लिए भी परेशानी थोड़ी बढ़ा दी। शनिवार को जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो नए मुख्यमंत्री वाले नामों पर अटकल शुरू हुई। पहले नवजोत सिंह सिद्धू का नाम चला, लेकिन सिद्धू को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही पार्टी को चेतावनी दे चुके थे। तो फिर नया मुख्यमंत्री कौन हो? पहले अंबिका सोनी का नाम चला। हाईकमान की तरफ से ऐसा कहा जाता है कि उन्हें ऑफर भी दिया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अंबिका सोनी ने तो मीडिया में आकर कहा भी कि किसी सिख चेहरे को सीएम बनाया जाना चाहिए। इसके बाद सूत्रों के हवाले से और नाम सामने आए। सुनील जाखड़ का नाम चला, सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम चला, लेकिन फिर कांग्रेस ऐसा नाम ले आई जिसका अनुमान किसी को था नहीं, चरणजीत सिंह चन्नी। शायद पंजाब के बाहर तो लोगों को इनका नाम भी कम ही मालूम हो। टिप्पणीकारों के एक धड़े ने यह कहा कि क्रिकेट के नाइट वॉचमैन की तरह हैं, यानी चुनाव से पहले कुछ महीनों के लिए कुर्सी इन्हें दे दी गई है। और कुछ इसे कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक भी बता रहे हैं, जिसके सामने बाकी पार्टियों के पास कोई विकल्प नहीं होगा। पहली बार कोई दलित पंजाब का मुख्यमंत्री बना है। इसके मायने क्या हैं? कांग्रेस का फायदा और विपक्षियों का नुकसान क्या इसमें हो सकता है? इसकी बात आगे करेंगे। पहले बात आज के घटनाक्रम पर करते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए थे। उनके साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी ने भी शपथ ली। दोनों डिप्टी सीएम होने वाले हैं, यानी सीएम दलित और डिप्टी सीएम में एक जट सिख और एक हिंदू। तो कांग्रेस ने अपनी जातीय समीकरण में कोई कमी रहने नहीं दी है। शपथ ग्रहण के बाद चरणजीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया कि कितने गरीब परिवार से निकले हैं। वो भावुक भी हो गए अपनी बात कहते हुए। चरणजीत सिंह चन्नी का जोर इस बात पर रहा कि वो आम आदमी हैं और आम आदमी की परेशानी का समाधान करेंगे। गरीबों के अलावा उनका जोर किसानों पर भी रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उन्होंने किसानों के लिए मुफ्त बिजली का ऐलान किया। पंजाब दी खेतीबाड़ी ते जेकर आँच आएगी ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਾਫ ਹੋਏਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੋਟਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖੜੇ ਆ, 20 ਲੱਖ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, वो सारे बिल माफ करके उदा कनेक्शन लगेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के कान में कुछ कहते सुने गए। इस विजुअल को डिकोड इस तरह किया गया कि सीएम तो चन्नी बन गए हैं लेकिन सरकार कोई और ही चलाएगा। सुनिए जानकार क्या कहते हैं इस बारे में। आज की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो भावुक हुए। आदमी का दर्द ऐसा भी नहीं है कि हमारे समय मुखोटा ओढ़ के रखे। आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप उनको, लेकिन जितनी बार वो भावुक हुए और जिस तरह की उन्होंने अनाउंसमेंट भी आज की, मुझे लगता है कि वो बहुत उस कॉन्फिडेंस को शो नहीं कर रहा था जो एक मुख्यमंत्री से अपेक्षा होती है। वो नए हैं निश्चित ही, और वैसे भी आप देखिए मुझे उनके साथ उन्होंने जो अपना पास्ट बताया पूरी सहानुभूति है, दलित होने के नाते उन्होंने जो सहा, लेकिन 3 टर्म से तो एमएलए हैं और आप हम समझते हैं कि एमएलए को तो वेतन भी ठीक मिलता है, तो ठीक है, मतलब उन्होंने उसका जिक्र किया और अपने को इस बात पे बड़ा स्ट्रेस दिया। शायद उसी मास्टर स्ट्रोक का भरपाई करने के लिए जो कांग्रेस ने चलाने में थोड़ी गलती की, मतलब जिस तरीके से चलाई, क्योंकि बार बार आप आज उन्हें देखोगे तो उन्होंने बाकायदा वर्णन किया कि जी मैं रिक्शा चलाता था, मेरे घर में छत नहीं थी। तो जाहिर सी बात है कि वो अपील बार बार आम आदमी, इनफैक्ट आम आदमी पार्टी आप जानते हैं पंजाब में उसका असर है, तो कहा कि आम आदमी कहने से आम आदमी नहीं होता, मैं आम आदमी। भावुकता में अधिक बोले हैं, लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी हैं क्योंकि अभी उनका राजनीतिक कद उस तरह का नहीं है। आज के शो में जिस तरह से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि चन्नी जी दलित फेस तो जरूर हैं, लेकिन उसके पीछे से शायद जो हमारे जट सिख या जो डोमिनेटिंग पंजाब की राजनीति में हमेशा रहे हैं, यानी कि सिद्धू साहब जिस वर्ग से आते हैं, शायद वो चलेंगे। और अगर तालमेल से चलें तो बहुत अच्छा है, एक सामंजस्य से चलें, सौहार्द से चलें तो वाई नॉट। सभी कास्ट में आपस में अगर सौहार्द रहे तो वो ज्यादा अच्छी बात है। पंजाब के कद्दावर कांग्रेस नेताओं वाली लिस्ट में चरणजीत सिंह चन्नी नहीं गिने जाते थे। वो 3 बार के विधायक जरूर हैं। रूपनगर जिले के चमकौर साहिब विधानसभा सीट से विधायक हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में पहली बार उन्हें कैबिनेट मंत्री का ओहदा मिला था। तकनीकी शिक्षा मंत्री वो बने। हालांकि मंत्री रहते हुए कुछ विवाद भी उनसे जुड़ते रहे। 2018 में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो टॉस के जरिए एक पोस्टिंग पर फैसला लेते हुए देखे गए। एक पोस्ट के लिए 2 आवेदक थे, उनमें से एक का फैसला करना था, तो चन्नी ने सिक्का उछालकर फैसला करने का तरीका निकाला। 2018 में ही एक और बड़ा विवाद उनसे जुड़ा। चन्नी के खिलाफ पंजाब की एक महिला आईएएस ने अभद्र मैसेज भेजने का आरोप लगाया। बाद में इस मामले में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी बयान आया। कहा था कि ये मामला गंभीर है और उन्होंने मंत्री को आईएएस अधिकारी से माफी मांगने के लिए कहा है, और बाद में ये मामला रफा दफा हो गया, दब गया। अब बात करते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और चन्नी के आपसी समीकरण पर। चन्नी सिद्धू गुट के नेताओं में से हैं जो लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह का विरोध करते आए हैं। चन्नी ने कैप्टन के विरोध का आधार बनाया था ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में कार्रवाई न करने की बात को। अब ये बेअदबी वाला मामला क्या है? मामला 2015 का है, जब पंजाब के बरगाड़ी के पास बुर्ज जवाहर सिंह वाला गांव में गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहिब चोरी हो गई। कुछ दिनों बाद ग्रंथ साहिब के पवित्र पन्ने गुरुद्वारे के आसपास मिले थे, तो इस मामले ने खूब तूल पकड़ा। कैप्टन की सरकार में जांच के लिए न्यायिक आयोग भी बना था। डेरा सच्चा सौदा सिरसा से जुड़े 6 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अमरिंदर सिंह पर यह आरोप लगते रहे कि उनके सरकार में इस मामले की ढंग से जांच नहीं हुई। आरोप लगाने वालों में चन्नी भी शामिल थे। बेअदबी मामले में अमरिंदर सिंह का विरोध कर चरणजीत सिंह चन्नी नवजोत सिंह सिद्धू के करीब आए, यानी एंटी कैप्टन गुट में शामिल हुए। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि सिद्धू से उनकी कोई खास करीबी रही नहीं, बस कैप्टन के विरोधी की समानता पर दोनों नेता साथ रहे। चन्नी को सीएम बनाने के बाद कल हरीश रावत का बयान आया था कि अगला चुनाव तो सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हरीश रावत के बयान के मायने निकाले जाने लगे। कहा गया कि चन्नी को सिर्फ चुनाव तक सीएम रखा जाएगा। पंजाब में कांग्रेस के नेता सुनील जाखड़ ने भी हरीश रावत के बयान पर सवाल उठा दिए, लेकिन आज कांग्रेस ने यह गलती सुधार ली। मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि चन्नी और सिद्धू की अगुवाई में ही चुनाव लड़े जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी हैं।
हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार नवजोत सिंह सिद्धू हैं। संगठन के प्रमुख और मुखिया सरदार नवजोत सिंह सिद्धू हैं। कांग्रेस की सरकार के मुखिया और चेहरे सरदार चरणजीत सिंह चन्नी हैं। और ये दोनों हमारे मित्र कांग्रेस के सब नेताओं के साथ मिलकर, आखिरी पंक्ति में खड़े हर कार्यकर्ता के साथ मिलकर पंजाब का चुनाव मिलकर लड़ेंगे। हालांकि विपक्षियों ने हरीश रावत के बयान को पकड़ लिया। बीजेपी कह रही है कि दलित वोट लूटने के लिए कांग्रेस कुछ दिन चन्नी को सीएम बनाकर रखना चाहती है। सरकार से वहाँ पे दलित मुख्यमंत्री बनाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, दलितों के वोट बैंक पे डाका डालने का। ऐसा लगता है कि कांग्रेस को ये पुरानी आदत है। ये समझते हैं कि इस प्रकार से तत्कालीन 2-4 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो सारा वोट बैंक हमारा हो जाएगा। और ये साफ साफ दिखाई देता है, जाखड़ जी ने भी कहा है और खुद उनके प्रभारी ने भी कहा है कि खाली ये दिखावे के लिए ही है। 4 महीने बाद अगर चुनाव लड़ाया जाएगा तो नवजोत सिंह सिद्धू जी के नेतृत्व में लड़ाया जाएगा। सवाल मायावती ने भी उठाए, कहा कि कांग्रेस को पहले ही दलित नेता को सीएम बनाना चाहिए था, अब ये टोकन पॉलिटिक्स हो रही है। ये बेहतर होता है कि यदि कांग्रेस पार्टी पहले ही इनको पूरे 5 वर्ष के लिए यहाँ का मुख्यमंत्री बना देती, किंतु अब कुछ ही समय के लिए इनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना, तो इससे तो ये लगता है कि ये केवल इनका कोरा चुनावी हथकंडा है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। अभी समझने वाली बात है कि कांग्रेस के दलित सीएम पर इतनी खलबली क्यों मची है। पहली बात तो ये कि पंजाब में पहली बार कोई दलित मुख्यमंत्री बना है। पंजाब में दलितों की आबादी करीब 32% है, यानी 1/3 वोटर दलित। पूरे देश में किसी सूबे के लिए यह आंकड़ा सबसे बड़ा है। इसके बावजूद राजनीति में दलितों की दावेदारी उस तरह से पंजाब में मजबूत नहीं हो पाई जैसी जट सिखों की है, जबकि जट सिख पंजाब में कम है, 25% हैं दलितों के मुकाबले। तो जट सिखों से संख्या ज्यादा होने के बाद भी दलित कभी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। और दिलचस्प बात यह भी है कि कांग्रेस को भी जट सिखों से ज्यादा वोट दलितों के मिलते रहे। CSDS के सर्वे से वोटों का यह पैटर्न समझा जा सकता है। इन आंकड़ों के मुताबिक 2017 में कांग्रेस को 28% जट सिख वोट मिले, जबकि अकाली बीजेपी गठबंधन को 37% वोट और 30% वोट आम आदमी पार्टी के पास गए। 2012 में भी कांग्रेस को जट सिख समुदाय के 31% वोट ही मिले थे, जबकि अकाली बीजेपी गठबंधन को 52% वोट, यानी जट सिखों के कांग्रेस को करीब 30% वोट ही अभी तक मिलते आए हैं। और दलित वोट्स को भी 2 हिस्सों में बांटकर देखा जा सकता है, हिंदू दलित और सिख दलित। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 43% हिंदू दलित वोट मिले, जबकि अकाली दल भाजपा गठबंधन को 26% और आम आदमी पार्टी को 21% हिंदू दलित वोट मिले। 2012 में कांग्रेस को 37% और 2007 में 56% हिंदू दलित वोट्स मिले। अगर सिख दलित वोट्स की बात करें तो 2017 में कांग्रेस को 41% वोट मिले, अकाली दल बीजेपी गठबंधन को 34% मिले और आम आदमी पार्टी को 19% मिले। यानी इस पैटर्न के हिसाब से पिछले कुछ चुनावों में कांग्रेस के दलित वोट्स में कोई भारी गिरावट नहीं आई है। आम आदमी पार्टी की पंजाब में एंट्री के बाद भी दलित वोटों का नुकसान अकाली दल को हुआ, कांग्रेस को नहीं। तो इस बार कांग्रेस को दलित वोट्स की चिंता ज्यादा क्यों है, जानकारों की राय सुनिए। देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं, दलित पंजाब में ना इन ब्लॉक नहीं पड़ते। पहली बात तो वो वेव के साथ, जैसे मान लो पिछली बार अकाली दल से लोग नाराज थे तो कांग्रेस को ज्यादा वोट आ गए। इस बार संभवतः अगर कांग्रेस ने ये सोचा होगा, वैसे तो मैंने जैसे कहा ये अंधेरे में तीर वाली बात, लग गया तीर तुक्का वाली बात, लेकिन कोई बहुत उन्होंने स्ट्रेटजी बना। अब ये अलग बात है कि पर्दे के पीछे कोई पीके का रोल हो या पीके जैसे किसी और व्यक्ति का रोल हो जिसने कोई सर्वे किया हो, तो अभी वो बातें सामने नहीं आई। थोड़ी थोड़ी चल रही हैं लेकिन अभी उतनी सामने नहीं आई। तो वो जो यहाँ पर पंजाब में जो दलित वोट है वो कभी भी, जैसे मान लीजिए यूपी में हम कहते हैं ना कि कई बार इन ब्लॉक वोट पड़ते रहे, यादव जो है वो इन ब्लॉक वोट पड़ते रहे, यहाँ पर उस तरह से मुझे लगता है कि कोई वर्ग इतनी एक प्रेशर ग्रुप की तरह से वोटिंग नहीं करता रहा। पिछली बार कांग्रेस को आ गए तो उनको, क्योंकि अकाली दल से नाराज थे, अकाली दल भाजपा गठबंधन का 10 साल का रूल था तो इसलिए आ गए। इस बार हो सकता है वो इतने आश्वस्त ना हो और उन्होंने ये सोचा, और जैसे मैंने कहा कि सोचा क्या हो, उन्हें पहले तो और नाम उन्होंने लाई, उन्हें बाद में लगा कि ये एक अच्छा बैट हो सकती है, ये एक अच्छा कार्ड हो सकता है जो हम चलें, तो वो है। और पंजाब में क्योंकि
रीजनल पार्टीज, अकाली दल जो आई वो जाट बेस पे आई, जैसे कि यूपी में आप देखते हैं कि ओबीसी में या एससी में आई, वैसी कोई पार्टी उस तरह से आई नहीं। बसपा ने पहले भी, हालांकि कांशीराम जी आप जानते हैं पंजाब से उनका ताल्लुक था, लेकिन बसपा ने शायद उतना फोकस पंजाब में नहीं रखा पहले। इस बार भी वो कितना करेंगे ये मालूम नहीं, पहले भी उन्होंने गठबंधन किए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन तो उसकी वजह से ये जो वोट थे वो जो बड़ी पार्टियां थी कांग्रेस के, जैसे यूपी में हम कहते हैं ना कि वोट खिसक गए कांग्रेस की, दलित पॉपुलेशन थी। एक जमाने में तो आजादी के बहुत साल बाद तक दलित हमेशा कांग्रेस के साथ ही गया, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था तो वो कभी कांग्रेस के साथ गए या उनके साथ गए, लेकिन कोई एक थर्ड इस तरह से फ्रंट नहीं था। तो शायद ये वजह हो सकती है जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को ये लगा हो कि भाई ये कार्ड यूज करने से इस बार, और क्योंकि इस बार थोड़ी बात ज्यादा चल रही है, तो अगर कोई, लेकिन अभी तक जैसे मैंने कहा उत्तर प्रदेश की तरह पोलराइजेशन वाली स्थिति कम से कम मेरी जितनी जानकारी है उसमें नहीं रहती है पंजाब में। पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा का चुनाव होना है। चरणजीत सिंह चन्नी के पास खुद को साबित करने के लिए महज 5 महीने हैं। अब देखना है कि चन्नी की लीडरशिप कैसी रहती है, क्या वो कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर कम कर पाते हैं और पार्टी को दोबारा सत्ता दिला पाते हैं या नहीं। आज के लंडन टॉप शो में बस इतना ही। आखिर में अब कू की राय की बात। इस सेगमेंट में हम सोशल मीडिया पर लोगों से उनकी राय या किसी पोल के जरिए उनका रुझान जुटाने की कोशिश करते हैं। आज का सवाल था कि पंजाब में दलित नेता को सीएम बनाना कांग्रेस को चुनाव में फायदा देगा या नहीं। हाँ और ना कहने वालों लोगों का फीसद आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ना वालों की संख्या ज़्यादा है। अगर आप भी कूपर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कूपर दी ललन टॉप को फॉलो कीजिए। पोल के नतीजे हम दी ललन टॉप शो में भी इसी तरह दिखाते रहेंगे। हम कूपर आपसे अलग अलग मुद्दों पर राय लेते रहेंगे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स या #LT शो ऑन कू के साथ कू कर बता सकते हैं, हम उसे भी दी ललन टॉप शो में शामिल करेंगे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते। देखते रहिए दी ललन टॉप।